आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज महाराष्ट्र में असेंबली स्पीकर के लिए नामजदगी का है आखिरी दिन। साबिक स्पीकर राहुल नार्वेकर का नाम बीजेपी ने किया पेश। कल होगा असेंबली स्पीकर का इंतखाब। बीजेपी की दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सरगर्मियां तेज। इंतखाबी नारों के बाद आज तमाम असेंबली हलकों में करेगी परिवर्तन यात्रा का आगाज। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने दौरा बहरीन के दौरान करेंगे मनामा डायलॉग में शिरकत। वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी आज से रूस के 3 रोजा दौरे पर होंगे। शाम में सूरत हाल मजीद संगीन। हिम्स पर कब्जे के बाद बागियों की दारुल हुकूमत दमिश्क की तरफ पेशकदमी। सदर असद की 24 साल हुक्मरानी के लिए खतरे की घंटी। एडलेड टेस्ट का आज तीसरा दिन। भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों पर 128 रन के स्कोर से खेलना करेगी शुरू। ऑस्ट्रेलिया से अब भी 29 रन पीछे है भारतीय टीम। और आइए अब खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। महाराष्ट्र असेंबली के खुसूसी इजलास का आज दूसरा दिन है। असेंबली स्पीकर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी आज सुबह 10:30 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। कानून साज असेंबली सेक्रेटरीट के मुताबिक हफ्ते को स्पीकर के ओहदे के लिए कोई भी कागजाती नामजदगी दाखिल नहीं किए गए थे। ताहम असेंबली में महायुति की अददी कुव्वत को देखते हुए स्पीकर का इंतखाब बिला मुकाबला होने का इम्कान है। इसलिए माना जा रहा है कि आज दोपहर तक असेंबली स्पीकर का नाम सामने आ जाएगा। स्पीकर की दौड़ में बीजेपी की तरफ से कई नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें साबिक स्पीकर राहुल नार्वेकर सरफहरिस्त हैं। इसके अलावा सुमीर कन्नौर और जैन सिख संचेती के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। कल असेंबली इजलास के पहले दिन 173 अरकान असेंबली ने हलफ उठाया और 115 अरकान असेंबली को हलफ उठाना है। इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक अपोजिशन से है। गवर्नर का खिताब 9 दिसंबर को अरकान असेंबली की हलफ बर्दारी और स्पीकर के इंतखाब के बाद होगा। नई असेंबली का सरमाई इजलास 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में चलेगा। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के साथ ही अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद को छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आजमी ने शिवसेना के मुतनाज़ रिमार्क्स पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और हफ्ते को महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद से अलहदगी अख्तियार कर ली। एसपी महाराष्ट्र के सदर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शिवसेना यूबीटी रहनुमा के बयान की वजह से पार्टी ने रियासत में इत्तेहाद से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। आजमी ने कहा कि समाजवादी पार्टी फिरका परस्ती के खिलाफ थी, है और हमेशा रहेगी। शिवसेना यूबीटी की वजह से एसपी ने महाविकास अघाड़ी को छोड़ दिया है। आजमी शिवसेना यूबीटी के तबसरे का हवाला दे रहे थे, जिसमें बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के साथ यकजहती का इजहार किया गया था और बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर पोस्ट की गई थी। इससे कबल आजमी ने भी एमवीए लीडरों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। इस दौरान अबू आसिम आजमी ने कहा कि उद्धव सेना कहती थी कि वो सेकुलर है, इसने कांग्रेस, शरद पवार और एसपी के साथ इत्तेहाद कर लिया है। अब जब वो हार चुकी है, वो अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हफ्ते को एमपी के छठे इलाकाई सनती कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। नर्मदा के किनारे वाक़े इस इलाके में हर वो चीज मौजूद है जिसकी सरमायाकारों को जरूरत होती है। इसी को जहन में रखते हुए इस बार हुकूमत मध्य प्रदेश ने मुल्क और दुनिया भर के सनतकारों को नर्मदापुरम में मदऊ किया। इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में रियासत को 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की तजावीज मौसूल हुई हैं। हफ्ते को 3,000 से ज्यादा एमएसएमई के नुमाइंदे और 75 बड़े सरमायाकार दारुल हुकूमत भोपाल से मुत्तसिल नर्मदा के किनारे वाक़े नर्मदापुरम में छठे इलाकाई सनती कॉन्क्लेव में पहुंचे। इस मौके पर वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में वर्चुअल भूमि पूजन और 82 सनती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। सरमायाकारों में जमीन के अलॉटमेंट लेटर भी तकसीम किए गए। वजीर आला ने सरमायाकारों से 1-to-1 मीटिंग भी की, जिसमें 10 से ज्यादा मुमताज सरमायाकारों ने अपने मंसूबे पेश किए। इसके अलावा एक गोलमेज सेशन हुआ जिसमें काबिल तजदीद तवानाई के शोबे पर तवज्जो दी गई।
इसके साथ साथ बरामदात कैसे शुरू की जाएं और सियाहत में सरमायाकारी के इम्कान जैसे मौज़ूआत पर सेक्टोरल सेशंस भी मुनक़िद हुए। निवेश की बात कर रहे हैं तो निवेश के लिए समग्र रूप से बात करने की जरूरत है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है पूरे देश का, और देश का तो क्या दुनिया के अंदर, माननीय मोदी जी ने भारत का 2014 के बाद जो परिदृश्य बदला है, उस परिदृश्य में बदलते दौर में दुनिया के अंदर विश्वास हुआ है कि कोई देश की प्रगति हो न हो, एकमात्र देश भारत है जो दुनिया के सामने आदर्श रूप में अपनी पहचान बना के आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर सियाहत, मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई वगैरह के महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरियों ने भी रियासत में दस्तयाब वसाइल और इम्कानात के बारे में प्रेजेंटेशन दी। इस प्लेटफॉर्म पर रियासत में सरमायाकारी करने वाले बड़े सनतकार भी मौजूद थे। सरमायाकारों ने रियासत में की जाने वाली सरमायाकारी के बारे में भी जानकारी दी। जिस तरह से अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हर रीजन में जाके वहाँ की क्या क्या खासियत है उस चीज़ को समझ के, समझा के और लोगों को बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दैट इज़ मोर मीनिंगफुल। हमने रतलाम में एक 62 एकड़ का एक इंडस्ट्रियल प्लॉट हमारे को अलॉट हुआ है, तो वहाँ पर हम ऑलरेडी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। पहले 4 स्टेट्स में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सपेंशन के लिए हम बड़ा एक्सपेंशन देख रहे हैं। इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में शिरकत के लिए आने वाले मंदोबीन के लिए रिवायती और मकबूल पकवान भी पेश किए गए। सनत के साथ साथ सरमायाकारों को इस जगह की सखावत और रिवायत के बारे में भी आगाह किया गया। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 60वां यौम तासीस प्रोग्राम आज जोधपुर में मनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह मेहमान खुसूसी के तौर पर इसमें शिरकत करेंगे। तकरीबन 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक वज़ीर दाखिला BSF जोधपुर की परेड साइट पर तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब में 2020 में जम्मू में पाकिस्तान की फायरिंग का मुकाबला करने वाले 7 फौजियों को पुलिस मेडल बराए बहादुरी से नवाजा जाएगा। इसमें कांस्टेबल अवनीश कुमार, मोहम्मद बाकी बाल्लाहक, अनिल शर्मा, अवतार सिंह, राजू चौधरी, B रामोनजे और अनिल यादव इसमें शामिल हैं। इस तकरीब में रियासत के नायब वजीर आला प्रेमचंद बैरुआ भी शिरकत करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज से रूस के सह-रोज़ा दौरे पर होंगे। वजीर दिफा रूस में अपने हममनसब आंद्रे बेलुसोव के साथ भारत रूस बैन फौजी और फौजी तकनीकी ताउन पर सरकारी कमीशन की 21वीं मीटिंग की शरीक सदारत करेंगे। ये इजलास 10 दिसंबर को मॉस्को में होने जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा दोनों ममालिक के दरमियान फौज और सनती ताउन और दिफा के शोबे में कसीर जहती ताल्लुकात का जायजा लेंगे। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के असरी इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत होगी। वहीं भारतीय बहरिया के जदीद तरीन मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रेगेट INS तौशेल को कालिंगरदा में वाक़ई यंत्र शिप यार्ड से बहरिया में शामिल किया जाएगा। इस तकरीब में वजीर दिफा के साथ बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद होंगे। मजीद बरा वजीर दिफा दूसरी जंग अजीम के दौरान मारे गए सोवियत फौजियों के एजाज में मॉस्को में नामालूम फौजी के मकबरे पर खराज अकीदत पेश करेंगे। साथ ही वजीर दिफा भारतीय बिरादरी के अरकान से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली की तमाम 70 असेंबली सीटों पर परिवर्तन यात्रा का आगाज करेगी। इस यात्रा के जरिए बीजेपी दिल्ली के अवाम तक पहुंचने की कोशिश करेगी। ये यात्रा दिल्ली की तमाम 70 असेंबली सीटों और तमाम वार्डों से गुजरेगी और अवाम से जुड़े मसाइल पर बातचीत करेगी। दिल्ली बीजेपी के साबिक सदर सतीश उपाध्याय को परिवर्तन यात्रा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। ये सफर आज से दिल्ली के 7 लोकसभा हलकों की एक असेंबली सीट से शुरू होगा, यानी बीजेपी हर रोज 7 यात्रा निकालेगी। ये परिवर्तन यात्रा 2 मरहलों में इख्तिताम पजीर होगी। सुबह के वक्त ये पैदल मार्च असेंबली हल्के के अहम मजहबी मुकाम से शुरू होगा, जिसके बाद असेंबली के दीगर हिस्सों से गुजरेगा। मीटिंग दोपहर को शुरू होगी, जिसमें RWA NGO बुजुर्ग शहरियों और इलाके के खवातीन के साथ दिल्ली के लोगों से मुताल्लिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
यात्रा के आगाज और अख्ताम पर बीजेपी के बड़े लीडर यात्रा में शामिल हो सकते हैं। नीस बीजेपी ने दिल्ली में एलईडी वैन भी लॉन्च की है, जिसके जरिए वो आम लोगों से तजावीज़ लेगी। इसके अलावा पार्टी व्हाट्सएप के जरिए भी आवाम से बराह रास्त राब्ता करेगी। बीजेपी ने कल ही दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए अपना नया नारा जारी किया है। बीजेपी अब हम नहीं सहेंगे लेकिन बदलेंगे के नारे के साथ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए इंतखाबी मैदान में उतर रही है। संभल तशद्दुद मामले में पुलिस ने मुबैना सहाफी नसीम रजा जैदी को गिरफ्तार किया है। मुलजिम पर तशद्दुद में हलाक होने वालों के नाम पर QR कोड से रकम मांगने का इल्जाम है। SP कृष्णा विष्णु ने कहा कि मुलजिम पर लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काने का भी इल्जाम है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। थाना संभल कोतवाली के सब इंस्पेक्टर संजीव को सूचना मिली कि एक युवक जिसका नाम नसीम जैदी है, वो QR कोड बनाकर लोगों को उकसा रहा है और उनसे धन उगाही का कार्य कर रहा है और सभी लोगों को पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहा है। इस बात पे थाना कोतवाली पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 318, 338, 336, 340 BNS में और इस अभियुक्त नसीम रजा जैदी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, किन किन अकाउंट्स में भेजे हैं, किन किन अकाउंट से पैसे आए हैं, इन सबको खंगाला जा रहा है और आगे की विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुंबई में आज सुबह 2 अलग अलग मैराथन का इनेकाद किया गया। शहर में 7वें WNC नेवी हाफ मैराथन और 12वें नेशनल मैराथन का एक साथ इनेकाद किया जा रहा है। WNC नेवी हाफ मैराथन का मकसद लोगों को भारतीय बहरिया के बारे में आगाह करना है। आज मुंबई में नेशनल मैराथन के 12वें एडिशन में भी लोगों को हिस्सा लेते हुए देखा गया। इस मैराथन को ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कतर का दौरा करने के बाद बहरीन के दारुल हुकूमत पहुंचे। अपने बहरीन के दौरे के दौरान वजीर खारजा आज मनामा डायलॉग के 20वें एडिशन में शिरकत करेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में इलाकाई सलामती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर आज वाइटर रीजनल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के उन्वान से एक सेशन में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। डॉक्टर जयशंकर के अलावा चेक जमहूरिया के कौमी सलामती के मुशीर और बहरीन के वजीर खारजा भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। बहरीन के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर का बहरीन के वजीर खारजा अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जैनी के साथ भारत बहरीन हाई ज्वाइंट कमीशन की 4थी मीटिंग करेंगे। ये वजारती मीटिंग 2 तरफा ताल्लुकात के पूरे दायरा कार का जायजा लेगी और भारत और बहरीन के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के मौके पर भी तबादला ख्याल करेगी। मनामा पहुंचने पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मनामा डायलॉग में शिरकत के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हाई ज्वाइंट कमीशन का इजलास नतीजा खेज साबित होगा। और पंजाब के किसानों का एक ग्रुप आज फिर दिल्ली की तरफ मार्च करेगा। आज 101 किसानों का एक ग्रुप दिल्ली की तरफ अपना मार्च शुरू करेगा। पंजाब हरियाणा सरहद पर किसानों के मार्च के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही मरकजी वुज़रा और लीडरान मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर किसानों से बातचीत के अहद का इयादा कर रहे हैं। उत्तराखंड में इस साल 4 धामों के लिए सरमाई यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। अकीदतमंद 4 धाम पर जाकर दर्शन कर सकेंगे। इस सिमत में वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज भगवान केदारनाथ के सरमाई गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ओख मठ पहुंचे, जहां आज से यात्रा का आगाज किया जाएगा। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि यात्रा से उत्तराखंड में सियाहत को फरोग मिलेगा। कालीन यात्रा हमारे लिए एक बहुत गेम चेंजर साबित होगी आने वाले समय में, क्योंकि लगभग 5 महीने 6 महीने का हमारा यात्रा काल रहता है 4 धाम यात्रा का। और उसके बाद भी हमारे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर लोग आ सकते हैं। पर्यावरण है, यहाँ की आबो हवा है, हमारे होम स्टे होटल, हमारे सभी लोग उनका स्वागत करेंगे, उत्तराखंड वासी स्वागत करेंगे। और उनके लिए भी चूंकि एक अच्छा अनुभव होगा, जहां अभी इस समय में हमारे सभी व्यवस्थाएं पहले से हैं, तो उन व्यवस्थाओं को हम फिर से
एक बार रिव्यू करके और अच्छा करेंगे, जिसकी शीतकाल में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में 3 नए रेल लाइन प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन रेल प्रोजेक्टों की लागत 6,200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इन प्रोजेक्टों का उड़ीसा और अवाम पर क्या असर पड़ेगा? डीडी न्यूज के नुमाइंदे अभिषेक सिंह ने इस सिलसिले में रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव से खास बातचीत की। मुर्मू ने आज उड़ीसा में 3 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आखिर इससे उड़ीसा के अंदर क्या बदलाव आएगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। सर, सबसे पहले कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं ये, और इससे विकास की बात करें या फिर कनेक्टिविटी की बात करें, उड़ीसा के अंदर क्या बड़ा इम्पैक्ट? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूर्वोदय का विजन है, कैसे पूर्वी भारत का डेवलपमेंट हो, और उसमें उड़ीसा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उड़ीसा के लिए कुल 73,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन किए, और अभी हाल ही में तीसरी टर्म में तो करीब 20,000 करोड़ के और अच्छे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। और उन्हीं 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में से 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि मयूरभंज जिले के हैं। अगर इस नक्शे पर हम देखें तो केवंझर बादाम पहाड़ प्रोजेक्ट से पूरे सेंट्रल उड़ीसा की कनेक्टिविटी इधर आती है, बुरामुरा चकुलिया से नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ, और बांगरी पौसी गुरु महिसाणी से पूरा कोस्टल उड़ीसा का कनेक्टिविटी नॉर्थ की तरफ और वेस्ट की तरफ आती है। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी इन तीनों प्रोजेक्ट से होती है। कई वर्षों से, कई दशकों से इस प्रोजेक्ट की कल्पना की गई थी, और बहुत खुशी है कि यहाँ पर आज कंप्लीट हुआ। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया की सबसे बेहतरीन टाइगर रिजर्व में से, तो अब इन तीनों प्रोजेक्ट्स के होने के बाद में बहुत सारे जो टूरिस्ट है, जो एक्सप्लोरर्स है, वो आके यहाँ पर आनंद ले सकें। सर, हम आपके साथ इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अपनी बहुत बारीकी से मैंने देखा कि आप चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, उनको निरीक्षण कर रहे हैं। किन विषयों पर सर ज्यादा फोकस है? मेंटेनेंस की बात करें, सेफ्टी को लेकर के किन पर ज्यादा फोकस? रेलवे के सिस्टम में सेफ्टी डायरेक्टली डिपेंडेंट है डिजाइन और मेंटेनेंस पर, इसीलिए मेंटेनेंस पे बहुत बड़ा फोकस है और डिजाइन पे बहुत बड़ा फोकस है। मेंटेनेंस में आपका जो ट्रैक सिस्टम है, आप रास्ते में आप देख रहे थे कि ट्रैक की बारीकियों के बारे में डिस्कशन चल रहा था, OHE सिस्टम के बारे में, ट्रेन की मेंटेनेंस के बारे में, इंजन की मेंटेनेंस के बारे में, वैगन्स की मेंटेनेंस के बारे में, और इनकी डिजाइन के बारे में डिटेल डिस्कशन अधिकारियों के साथ। कवच के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी अधिकारियों से पूछताछ थी। अच्छी प्रोग्रेस है, लोग सब मेहनत कर रहे हैं अपनी, और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सर, अंतिम सवाल, दूरदर्शन संथाली भाषा में भी इसको शुरू करने जा रहे हैं, कुछ बता देते? संथाली भाषा देश की बहुत एक महत्वपूर्ण भाषा है, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी समाज के प्रति एक बहुत बड़ा आत्मीय भाव से, बहुत गरिमामय तरीके से भगवान श्री बिरसा मुंडा जी को ध्यान में रखते हुए, उनको याद करते हुए आदिवासी समाज के विकास के लिए जो काम किया है, उसी कड़ी में संथाली भाषा में न्यूज कैसे हमारे संथाली बोलने वाले आदिवासी समाज को मिले, उसका सुनने का आनंद मिले, वो एक प्रयास है। अगले हफ्ते से संथाली भाषा में न्यूज चालू होगी। दूरदर्शन से बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जारी हैं। वजीर आजम मोदी के मुजव्वजा प्रोग्राम के पेश नजर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के सर्किट हाउस में अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। महाकुंभ अगला 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू होगा। इसका अख्ताम 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के साथ होगा। इस बार महाकुंभ में अकीदतमंदों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की तैयारियां की जा रही हैं। सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए डॉक्टरों की बड़ी तादाद को तैनात किया गया है और परेड ग्राउंड में 100 बिस्तरों का अस्पताल भी बनाया गया है। इसके अलावा अकीदतमंदों के लिए आरामदेह रिहाइश फराहम करने के लिए भी खासी तैयारियां की गई हैं। रियासती हुकूमत ने इलेक्ट्रिक रिक्शा और ऑटोज के लिए ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम शुरू करने का भी ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने गांधी खानदान को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा में इंदिरा गांधी नजर आएंगी तो मुल्क इमरजेंसी को भी याद करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क 1984 के सिख फसादात को भी याद रखेगा। इमरजेंसी याद आएगी, देश के संविधान को कैसे तोड़ा था, कैसे लोकतांत्रिक संस्थानों का गला घोटा था, कैसे देश को जेल बनाया था।
वो याद आएंगी तो 1984 भी याद आएगा, श्री हरमंदिर साहब पर टैंक भी याद आएंगे और देश के लगभग 52 शहरों को कांग्रेस के वर्करों द्वारा जिंदा सिखों को जलाकर शमशान बनाना भी याद आएगा। एक काला इतिहास कांग्रेस और गांधी परिवार का रहा है। हमेशा ही गांधी परिवार भारत के इंस्टीट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करता रहा है। और शाम में हिम्स शहर पर कब्जा करने के बाद बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया है। शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से फरार हो गए हैं, जबकि बागियों का कहना है कि सदर असद अब भी दारुल हुकूमत में मौजूद हैं। सीनियर फौजी हुक्काम का कहना है कि सदर दमिश्क से रवाना हो गए हैं। बागियों ने कहा कि उन्होंने दमिश्क की एक बदनाम जमाना जेल की खिलाफ वर्जी की है और टेलीग्राम पर इत्तला दी है कि वो सैदनाया जेल में तशद्दुद का दौर खत्म हो गया है। बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि सैदनाया जेल के दरवाजे उन हजारों कैदियों के लिए खोल दिए गए हैं जिन्हें हुकूमत के दौर में सिक्योरिटी आलात ने कैद किया था। जनूबी कोरिया के सदर योन सिक योल मुआवजे से बच गए हैं। उनकी हुक्मरान जमात के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के बाहर जबरदस्त एहतजाज के बावजूद वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अपोजिशन जमातों ने मुआवजे की तजवीज़ पेश की थी, जिसका हुक्मरान पीपल्स पावर पार्टी ने बाइकआउट किया था, जिसकी वजह से 2/3 अक्सरियत ना होने की वजह से ये नाकाम हो गई थी। काबिल जिक्र है कि 300 रुकनी पार्लियामेंट में इस तजवीज़ को 195 अरकान की हिमायत हासिल थी, जबकि इसे मंजूर होने के लिए 200 अरकान की हिमायत जरूरी थी। यून की पार्टी के 3 अरकान ने भी करारदाद की हिमायत में वोट दिया। मुआवजे की तहरीक के हक में वोट न देने पर शहरियों ने हुक्मरान जमात की शदीद मजम्मत की है। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि वो 11 दिसंबर को सदर योन सेक योल के खिलाफ मुआवजे का नया बिल पेश करेंगे, जिस पर 14 दिसंबर को वोटिंग होगी। वहीं यून ने मंगल को मार्शल लॉ लगाकर मुल्क और दुनिया को हैरान कर दिया था। ताहम 6 घंटे के बाद उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया और बाद में इस पर मुआफी मांग ली थी। 5 साल कबल एक तबाहकुन आग से तबाह होने वाला मशहूर नोटर डैम कैथेड्रल दोबारा तामीर कर दिया गया है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने एलिसी पैलेस में नोट्रम डैम कैथेड्रल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं की मेजबानी की। पेरिस में मुनक़िदा इशाइये में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और टेस्ला से COO एल्विन मस्क ने भी शिरकत की। इस मौके पर अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप, मैक्रो और ज़ेलेंस्की ने तकरीब के दौरान सहफरीकी मुलाकात की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एडलेड टेस्ट के दूसरे दिन के अख्ताम तक भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट के नुकसान पर 128 रन बना लिए हैं। भारत अब भी 29 रन पीछे है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले इनिंग्स में 337 रन बनाकर आउट हो गई थी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स की बुनियाद पर 157 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पहली इनिंग में ट्रियोस हेड ने सबसे ज्यादा 140 रन बनाए, वहीं मारिन्स ने 64 रन की इनिंग्स खेली। भारत की जानिब से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 4-4 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम ने पहले इनिंग्स में 180 रन बनाए थे। भारत उस वक्त टेस्ट सीरीज में 0-1 से आगे है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पोजीशन काफी मजबूत कर ली है। पहले इनिंग्स में 157 रन की बढ़तरी हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी इनिंग में सिर्फ 128 रन पर भारतीय टीम की 5 विकेट गिराकर मेहमान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। ऋषभ पंत 28 और नीतीश रेड्डी 15 रन बनाकर नॉट आउट हुए। आज एडलेड टेस्ट के तीसरे दिन भारत दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट पर 128 रन के स्कोर से खेलना शुरू करेगा। भारत अब भी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 29 रन पीछे है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल शारजा में होने वाले सेमीफाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। 67 रन बनाने वाले विभू सूर्यवंशी इस मैच के हीरो रहे, जबकि बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की। काबिल जिक्र है कि मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश ने गुज़िश्ता साल फाइनल में मुत्तहदा अरब अमारात को शिकस्त दी थी।
और अब मौसम का मिजाज। नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।